देखो, कभी भी ध्यान में रखना, अगर उनको चाहिए तो वो तालियां बजाएंगे, तालियों की भीख कभी नहीं मांगने की। माफी। दोस्तों, हिंदुस्तान में फिल्में जब बनने की शुरुआत हुई, ये सोच आई कि हमें फिल्में बनानी चाहिए, कला का एक नया रूप, एक टेक्निकल रूप हमारे सामने आया। मकसद यही था उस जमाने के लोगों का भी, जो जेन्युइनली कलाकार थे, कि फिल्म का मकसद समाज तक कुछ पहुंचाना होगा, किसी बात का संप्रेषण होगा, किसी मकसद के साथ सिनेमा बनाया जाए। लेकिन वक्त हर बात के मतलब बदल देता है, उसमें नए मायने जोड़ देता है, और उन सभी नए मायनों के साथ आज भारतीय सिनेमा और दुनिया का सिनेमा हमारे बीच है। लेकिन आज जिस फिल्म पर बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, वो है वनवास। बनारस की पृष्ठभूमि पर बेस्ड एक फिल्म है। मैं सबसे पहला सवाल नाना सर से ही करूंगा कि आप के जो किरदार हैं भारतीय सिनेमा में, हम लगातार जब भी देखते आए हैं, तो हमेशा एक क्रांति की खुशबू उसमें हमें नजर आती है। इस फिल्म में वो क्या बौद्धिक क्रांति है या वाचिक क्रांति है? परसों एक किसी ने सवाल किया था कि आप कब तक फिल्में करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैंने कहा, समाज में इतनी विसंगति है, उस पर टिप्पणी करने के लिए तो काम तो करना पड़ेगा। मैंने ये कभी नहीं माना कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन का साधन है। इसके ज़रिए अगर आप कुछ कहते नहीं हैं तो मुझे लगता है सिर्फ पैसे के लिए करना मुनासिब नहीं समझता मैं। गांव खेड़े में हम जब रहते थे तो हमारे पास सामुदायिक सामायिक कुटुंब पद्धति थी। चाचा थे, चाचियाँ थी, तो 3-4 चाचा, 3-4 चाचियाँ, हम एक साथ में रहते थे। तो कोई चचेरे भाई नहीं थे, सभी भाई थे या बहनें थी। वो जो एक दूसरे के साथ जो लगाव था वह आज कहीं थोड़ा गुम हो रहा है। हर एक की अपनी समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आते ही इन्होंने पूछा कि आप मंदिर गए थे वहाँ दर्शन के लिए। मैंने कहा, मेरे घर में 2 भगवान हैं, मेरी माँ और बाप, तो मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, अब ये मेरी जिम्मेदारी है मैं उनका बाप बनूं। ये तो रोल बदलते रहते हैं ना। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारी उम्र के हो जाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चा होने के नाते कि आप हमें संभालो। होता है घुटने दर्द करते हैं, दिमाग उतना काम नहीं करता, तो ये जिम्मेदारी आपकी है ना बच्चा होने के नाते। तो मुझे लगता है वही बात को उजागर करने के लिए फिल्म हुई है। अब फिल्म तुम बहुत सीरियस करते रहोगे तो वो आप देखना पसंद नहीं करोगे। तो हंसते 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 आपको पता नहीं चलेगा अंदर से खून कब बहने लगा। तो ये बहुत ऐसे ऐसे मारती है फिल्म, आपको, आपके जहन को टटोलती है। सच मानो कि मुझे प्रमोशन नाम की चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक आध चीज़ अच्छी है तो आप जाके देखेंगे, अगर नहीं अच्छी तो नहीं देखेंगे। इस बहाने आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ये जो 2 बच्चे हैं आपके जनरेशन के हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कैसे रूबरू होना है लोगों के साथ। आखिरकार आपके लिए तो बनाते हैं हम फिल्म। मुझे पैसे कभी, एक ज़माना था कि कभी 2 रोटी भी नहीं कभी नसीब हुई। तो उस दिन से जब हमने शुरू किया, हर जगह मैं कहता हूं कि ये अपने जेब्रा क्रॉसिंग है, हम वो पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। वो खुददारी मुझे लगता है बरकरार होनी चाहिए, तब जीने का मजा आता है। भीख मांगना बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बीच जो ये दरारें डाली जाती है ना धर्म जात के नाम पे, उससे सावध रहना आप। सबको कहता हूं मैंने ना तो कभी कोई धर्म माना। अब मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं उस घर में जन्म हुआ। बगल के घर में होता तो मैं शायद क्रिश्चियन होता, मुसलमान होता, दलित होता। मेरे हाथ में तो है नहीं। इंसान होना मेरे हाथ में है, वो बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार। अब 75 हो गया, कितनी ज़िंदगी बाकी है मालूम नहीं, लेकिन इस कैमरा के ज़रिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ कहने की कोशिश ज़रूर करते रहूँगा। ये फिल्म वही कोशिश है। थैंक यू सो मच सर।
ये बच्चा मेरे साथ वो उसमें लाल बत्ती में था, काम कर रहा था, तब मुझे नहीं थी। अच्छा बताओ कि ये काम करते हुए, ये रोल करते हुए तुम्हारे जहन में कौन सी कश्मकश थी? ये रोल करना है, नहीं करना है? और तूने अगर ये रोल करना चाहा तो क्यों किया? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। पहली मूवी तो गदर 2 इतनी हिट हो गई, सब हो गया। उसके बाद ही अनिल सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट नरेट कर दी, वनवास। और उन्होंने ये कैरेक्टर बताया, मीना एक लड़की है जो नौटंकी वाली है और बनारसी लड़की है। और बट हमारे पास टाइम नहीं था कि मैं बनारस आके घूमूं, देखूं यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, ये वक्त ही नहीं था। तो सर ने बोला नौटंकी तो तू बहुत अच्छी कर लेती है, बस वहाँ जाके थोड़ा देख लेना कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, कैसे बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया देखना। बट फिर पता लगा कि ये आजकल की लड़कियाँ सब सेम ही है, ऐसे ही कपड़े पहन रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और बस सर यही प्रिपरेशन हुई कि थोड़ा यूट्यूब पे देखा। फिर जब यहाँ पर आए तो 2 दिन पहले थे, तो सबसे पहला ध्यान खाने पीने में था कि यहाँ पर आके कुछ कचौरी खा लो, मलाइयो खा लो। और फिर बस उसके दूसरे दिन से शूट स्टार्ट होगी और करते 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 कैरेक्टर में भी आ बेटे गए। देखो, ध्यान में रखना, हमेशा लोगों की आंखें पढ़ना सीखो। जी सर, बिल्कुल। उसमें कौन सा दुख समाया है, कौन सा सुख है। जिस दिन वो पढ़ना सीखोगी ना, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। बिल्कुल सर। खूबसूरत लड़कियां बहुत आती है, लेकिन खूबसूरती और एक्टिंग नूतन जी जैसे बहुत कम एक्ट्रेसेस होती है। बिल्कुल सर। सब वो बनने की कोशिश करो। बिल्कुल। उत्कर्ष जो है, ये 5 साल लगा, मुझे लगता है 5 साल तक वो अमेरिका में था, पढ़ रहा था। मुझे हमेशा ऐसे लगता है अमेरिका में जाने के बाद थोड़ी देर के बाद लोगों का एक्सेंट बदल जाता है, वही बिहेवियर बदल जाता है, अप्रोच बदल जाता है। ये बच्चा 5 साल वहाँ रहने के बाद भी, यहाँ आने के बाद, पहले गदर की, अब ये की, बहुत ताकत है इसमें, वो सब कुछ अपनाने की। अपने सभी वस्त्र है वो निकाल के अलग रख दिए और वो अपने आप को ढाल सकता है उसमें। इस फिल्म में इन दोनों ने इतना बेहतरीन काम करता है। ये मजबूरी की वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छा लगता मैं बोल देता, बकवास किया है, लेकिन बहुत अच्छा किया है। आप, जब हम स्क्रीन पे नहीं है, मेरा रोल तो ऑथर बैक है, लिखा ही वैसे है, लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो इन दोनों ने इतना बेहतरीन संभाला है। राजपाल यादव है। सर सरप्राइज था। राजपाल यादव ने, मुझे हमेशा लगता है कि उसकी जितनी ताकत है, वकूब है उसका, उस हिसाब से उसको अभी तक रोल मिला नहीं है। इतना बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। और सीनियर जूनियर कोई होता नहीं कलाकार में, सभी कलाकार होते हैं। आप अपनी भूमिका कैसे निभाते हो इस पर निर्भर करता है। तुझे कैसे लगा करते हुए? सर सबसे पहले तो यहाँ पे सबको प्रणाम, हर हर महादेव। क्या है कि मेरा पहली बार था कि मुझे मौका मिला बनारस आने का। हालांकि फिल्मों में बहुत बनारसी कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होते हैं, चाहे वो बच्चन जी के डॉन में हो या गोविंदा सर ने जो 90s में किया है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बनारस का कैरेक्टर सिर्फ बनारस का नहीं रह जाता है, फिर वो पूरे भारत का, पूरे विश्व का हो जाता है जब आपको ये ऐसा कोई किरदार करने मिलता है। बहुत सालों बाद आई थिंक पर्दे पे वापस एक कोई बनारसी कैरेक्टर, बनारसी छोरा आ रहा है, तो वो करने का मुझे मौका मिला। बीरू भैया वॉलंटियर का कैरेक्टर। फिल्म देखने के बाद आप 3 चीज़ें जान जाएंगे कि बनारस की 3 ठो चीज़ें बहुत फेमस है। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का धाम, दूसरा यहाँ का बनारसी पान, और तीसरा बीरू भैया और हमारा ज्ञान। तो सबसे पहले नाना सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला इस फिल्म में। सर अपने आप में एक फिल्म फेस्टिवल हैं, और क्या है कि सर आपके साथ आपने जो आप कहते हैं कि आप हमारे जनरेशन के नहीं हैं सर, जिस तरीके से तालियां सीटियां पड़ी आपकी एंट्री पे, आपने जो आग दशकों पहले लगाई थी वो आज ज्वालामुखी बन के आज भी इस हॉल में प्रज्वलित है। तो सर को देखने का आपको मौका, मुझे मौका मिल रहा है इतने सालों बाद। सर खुद वनवास से निकल के आ रहे हैं बड़े पर्दे पर 20 दिसंबर को। आप सबको आपके परिवार के साथ ये पिक्चर देखनी है। ये पिक्चर आपको हंसाएगी
और थोड़ा बहुत रुलाएगी। एक दो हैंकरचीफ ले लेना साथ में। मैं एक क्योंकि जो मुझे पूछना था वो तो सर ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं सर बस बच्चों के लिए कुछ ऐसे, क्योंकि आप देखिए आज 90% से ज़्यादा सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, यूथ है जी। और यही जागरण फिल्म फेस्टिवल की स्ट्रेंथ है कि दिल्ली में भी बड़ी तादाद में 90% सिर्फ स्टूडेंट्स थे, लगभग 1000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा लोग थे। और यहाँ भी वही हमें सेम देखने को मिल रहा है। और आगे जिन जिन शहरों में फेस्टिवल ट्रैवल करेगा वहाँ भी मुझे लगता है नौजवानों की संख्या ज़्यादा होगी। बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ टीचर, एक सवाल लगातार मेरे जहन में भी आता है और मुझे लगता है सर कि आप जब वो बात समझाएंगे तो शायद बड़े पैमाने पर वो बात जाएगी कि आज जब लोग सिनेमा या थिएटर की तो बात उतनी नहीं करते, पर जब सिनेमा की बात करते हैं तो मोस्टली लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना, ये आज एक रास्ता है सिनेमा में दाखिल होने का, एक अभिनेता बनने का, निर्देशक बनने का। जबकि जो सच्चाई है वो आप हमारे बीच के, इन्हीं सब के बीच के आप लोग बैठे हुए हैं। तो आपके नज़रिए में सर क्या वो बदल गया है वो सिस्टम, जिस सिस्टम से हम सब यहाँ तक पहुँचे? या देखो भाई मेरे, हमारे वक्त तो ये फ़ोन तो था ही नहीं। ऐसे ही सोच लो कि 1 महीने के लिए आपके जेब से फ़ोन गायब हो जाए, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। हम इतने अटके हुए हैं ना। हमारे ज़माने में हम खत लिखते थे, वो खत लिखते वक्त बहुत सोचते थे, ये नहीं है टा किया भेज दिया। आजकल अगर हमको कुछ याद नहीं आता, गूगल पे गए हमने, हाँ वो कौन था, कैसे है, इमीडिएट। इसका इस्तेमाल हमने छोड़ दिया है। और रही बात यूट्यूब पे अगर कुछ करके आप क्या बोलते हैं, अपलोड करना, क्या बोलते हैं, अपलोड ना, हमको यार वो आप इसी लफ्ज़ भी generation के मालूम नहीं हमको क्या करते हैं। हमको फ़ोन सिर्फ उठाने आता है और बंद करने आता है। हमारे दोस्त हमसे तकरार करते हैं कि हमने 10 बार फ़ोन किया, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा फ़ोन मैंने अपने सुविधा के लिए लिया, तुम्हारे नहीं। हमको जब करना है हम करेंगे, बाद में देखेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो हम कॉल बैक करेंगे। लेकिन लगातार हम उसके गुलाम हो गए हैं, आप सोच लो। और वो ऐसे अपलोड करके कुछ नहीं होता। जिंदगी का तजुर्बा जो है वो यहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ, संजय मिश्रा नाम के हमारे एक मित्र है, इतना बेहतरीन एक्टर और इंसान है वो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संजय तेरी जैसी ज़ुबान होती, हिंदी होती मेरी, जो अगर मैं बोल पाता, वैसे हम मराठी है तो हम सोचते हमें सपने मराठी में आते, क्या करें यार, क्योंकि वो है नहीं, सोचते नहीं ना। अंग्रेजी तो आती है नहीं अव्वल, हम तो बिल्कुल अनाड़ी है उसके बारे में। तो मुझे लगता है अगर तो आपको फिल्म में काम करना है तो वजह ढूंढ लो। पैसे बटोरने हैं, फेमस होना है, तो सिर्फ फिल्म नहीं है, दूसरे बहुत से धंधे हैं। फिल्म में आना है तो कुछ अगर कहना नहीं है तो मत आओ। ये बहुत आप सोचते उतना सवंग या बकवास प्रोफेशन नहीं है, बहुत पवित्र प्रोफेशन है। इसका अगर इस्तेमाल सही करोगे ना और करना चाहोगे तो ही आ जाओ। इसके ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए हम बहुत कुछ कह सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद भी कुछ बातें हैं। हमारी सामाजिक विषमता जो है, पॉलिटिकल जो है, जो हो रहा है, अगर उससे आपको तकलीफ नहीं होती तो मुझे लगता है कि कहीं तो गलती हो रही है। वो जो तकलीफ है, वो दिमाग में जो हमारा वो जो कुछ फितूर है, वो निकालने के लिए हमारा ये ज़रिया है। तब जाके आपको लगता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं यार ये सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। हमेशा मैं मिसाल देता हूँ गंगा जमुना फिल्म की। वहाँ का उस फिल्म में वायलेंस नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो जायज़ वायलेंस है। अगर फिल्मों में खामखा कुछ वायलेंस आप दिखाओगे तो उसका परिणाम बहुत गंदा होता है। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। और ऐसी फिल्में जब करते हैं ना, इसमें मारामारी नहीं, ऐसी बात नहीं। हम इस उम्र में भी अभी ले सकते हैं 2-4 लोगों को, नहीं सच में उतनी ताकत है। ह्यूमर है वो एकदम अलग किस्म का है, एक प्रासंगिक विनोद होता है। उस प्रसंग में हम हंसने के सिवा दूसरा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हंस देते हैं। तो उस तरह की फिल्में जब समाज में लाते हैं, गदर एक अपने किस्म की फिल्म है। इसके पिताजी ने जब मुझे पूछा कि तीसरी गदर में, मैंने कहा मैं उस तरह की फिल्मों में काम नहीं कर सकता, मेरा वो है नहीं। वेलकम ये मेरा अपना जॉनर है नहीं, वो ज़बरदस्ती मुझसे करवाया,
लेकिन अभी मैंने हाउसफुल भी की। मैंने कहा देखते टटोलते अपने आप को कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर फिल्में मुझे ऐसी करने का सुकून मिलता है इधर। सीरियस किस्म की फिल्में हैं जहां वो कोई टिप्पणी करेगी समाज की जो विसंगति है उस पर, तो वो अगर नहीं करते तो मज़ा नहीं है। अब राज कपूर साहब 100 साल हो गए, प्रणाम है, उनकी स्मृति को वंदन करते हैं हम। उनकी सभी फिल्में देखो, कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की है उन्होंने हर जगह। तो ये जो माध्यम है उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, बाकी का क्या है। कोई आते हैं चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक हफ्ते का हीरो होता है, दूसरे हफ्ते में दूसरा कोई स्टार हो जाता है, तीसरे हफ्ते में तीसरा कोई। खैर, बड़े शुक्रगुजार हैं हम आपके, आपने इतनी देर हमको उत्साह इधर